लिविंग एग्जाम्पल ऑफ प्रैक्टिसिंग द प्रिंसिपल्स। बहुत सिंपल लैंग्वेज में मौत को मात देना का जो कंसेप्ट दिया, तो मौत को हमको मात देनी है तो कैसा लगेगा? अगर कोई यूं कहे कि भाई मौत तो आनी है, हाउ इट इज पॉसिबल? मौत आना है ये पता भी है, उसके बावजूद भी प्रोग्रेस करना है या काम करना है। उस वक्त मैंने सिर्फ उनको दो नाम बताए थे, एक अब्दुल कलाम और एक श्रीधरन। आज उनको थर्ड एग्जाम्पल मिला, फारूक भाई पटेल। जिसको आप फेलियर कहते हो, मैं उसको एक्सपीरियंस गिनता हूँ, लेकिन उससे बहुत सारी चीजें मुझे सीखने को मिली। मेहनत से कभी भी पीछे नहीं हटना। आज फारूक भाई का सेशन हुआ भागवत गीता कोर्स में। मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि 2 दिन पहले परसों एक स्टूडेंट ने पूछा था कि ये जो प्रिंसिपल्स हैं इनको एडॉप्ट करने वाले लोगों का कुछ लाइव एग्जाम्पल प्रोफेसर आप बताएं। तो तब मैंने कहा था कि मैं तुम्हें बाद में डिटेल में बताऊंगा, पर उस वक्त मैंने सिर्फ उनको 2 नाम बताए थे, एक अब्दुल कलाम और एक श्रीधरन, जो दिल्ली मेट्रो के मेट्रो मैन ऑफ इंडिया। आज उनको थर्ड एग्जाम्पल मिला दैट हियर इज एंटरप्रेन्योर फारूक भाई पटेल who is a living example of practicing the principles of भागवत गीता। इन्होंने मौत को मात देना कंसेप्ट बड़ा सिंपल लगता है, लेकिन भागवत गीता में जो उन्होंने कृष्णा ने बात करी है कि भाई वी हैव टू लिव अवर लाइफ फॉर द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द सोसाइटी, फॉर द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी। एक आपका लाइफ का एक पर्पज होना चाहिए टू बिकम मोर ब्राह्मणिक, मोर सात्विक। आई थिंक इन्होंने बहुत सिंपल लैंग्वेज में मौत को मात देना का जो कंसेप्ट दिया, आई थिंक इट्स माइंड ब्लोइंग एंड इट गोज डायरेक्टली इन टू द हार्ट ऑफ द पीपल। सेकंड, जो फारूक भाई ने आज बोला कि भाई आपके अंदर कंपैशन होना चाहिए, आपके अंदर इंसानियत होनी चाहिए, जो कंपैशन का कंसेप्ट है। लॉर्ड कृष्णा ने भागवत गीता में अगर आप उसको क्लियरली देखेंगे तो जगह जगह हर बार बोला है कि भाई कंपैशन इज स्पिरिचुअल लोगों को कंपैशन होना चाहिए, और उसकी बात की। एक जो तीसरी बात जो बहुत इम्पोर्टेंट बोली, जो भागवत गीता में कृष्णा बोलते हैं कि भाई आई लिव इन योर हार्ट एंड आई एम ऑब्जर्विंग यू ऑल द टाइम स्टेइंग इन योर हार्ट। कभी भी देखो, कहीं भी जाओ, आप इससे नहीं छिपा सकते, ये हर जगह देख रहा है। आज सर ने जो एग्जाम्पल दिया क्लास में, जो बोला कि भाई आपके पास दिमाग है और आपके पास दिल है, आपके पास आपकी कैलकुलेशन है और यहाँ ईश्वर है। आप इसकी आवाज़ कभी मत भूलना, दिल की बात हमेशा सुनना। आई थिंक इट्स कमिंग डायरेक्टली फ्रॉम भागवत गीता कि आप दिल की बात सुनना, और ये हमेशा देख रहा है। जब उन्होंने कबूतर का एग्जाम्पल दिया कि कोई ऐसी जगह ही नहीं मिली जहाँ ईश्वर ना देख रहा हो, क्योंकि ईश्वर तो यहाँ बैठा है, वो तो हर जगह देख रहा है। आई थिंक इट वॉज वंडरफुल सेशन एंड आई थिंक इट वॉज वेरी मोटिवेटिंग टू स्टूडेंट्स, क्योंकि ये सब लोग किताबें पढ़ते रहते हैं, जब उनको प्रैक्टिस में ये चीज़ें दिखती हैं ना तो उनका फेथ बढ़ता है कि ये चीज़ें काम करती हैं, और उनको एक डिफरेंट लेवल का मोटिवेशन होता है इन चीज़ों को लाइफ में अडॉप्ट करने के लिए। तो मेरा मानना यह है कि आज के सेशन के बाद ये सिर्फ भागवत गीता के कंसेप्ट सिर्फ क्लास में पढ़ नहीं रहे, मेरे को लगता है आज के बाद इतना मोटिवेशन हुआ है कि वो सीरियसली लाइफ में इसको अडॉप्ट करेंगे, एंड आई थिंक दैट इज़ द विक्ट्री। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच फॉर योर लवली सेशन। थैंक यू। सुप्रभात, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। महेश्वरी साहब ने मुझे यूँ कहा कि फारूक भाई आपको यहाँ पर आना है। मुझे इतनी खुशी थी कि शायद मेरी लाइफ में इस दिन को मैं कभी भूल नहीं पाऊँगा। इन बिटवीन यू पीपल, रीज़न बिहाइंड दैट, उसके पीछे का ये कारण है कि आप लोग ऐसे लोग हैं जिन लोगों के ज़रिए से बहुत बड़ी चीज़ ईश्वर कराना चाहता है। तभी आप लोग IIM अहमदाबाद के अंदर में किसी चीज़ का ज्ञान ले रहे हैं। मैं कोई ज्ञानी आदमी तो हूँ नहीं, न मुझे ज्ञान बांटना आता है, बल्कि मुझे खुशी इस बात की है कि मैं आप IIM अहमदाबाद की बिल्डिंग में, जो इंडिया के सबसे बड़ी इंस्टीट्यूट है, उसमें एडमिशन लेके सबसे बड़ा काम करने के लिए तैयार होने वाले बच्चों के बीच में हूँ। दैट्स माई, मुझे इतना खुश हूँ। यानी शायद ऐसा हो सकता है कि
मैंने कभी लेक्चर तो लिया नहीं, मैं लेक्चर तो लूंगा नहीं, मुझे कोई लेक्चर लेना आता भी नहीं है। मैं तो अपने लोगों के बीच में रह के 30 साल की मेहनत से यहाँ पर क्या बोलना है इतना खाली बोल लूंगा जिससे आप शायद कन्वे कर लोगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। साहब ने कहा इस तरह से बहुत नजदीक से दुनिया को देखा, और सबसे बड़ी चीज मैंने जो देखी वो ये कि दुनिया का सबसे बड़ा सच जो है वो क्या है। कैन यू कोई बताएगा मुझे कि दुनिया का सबसे बड़ा सच क्या है? क्योंकि आप लोग गीता की श्लोक और गीता की ऊपर स्टडी करने के लिए बैठे हैं, तो मुझे ये बताओ कि दुनिया का सबसे बड़ा सच क्या है? दुनिया का सबसे बड़ा सच है मौत। कोई उससे इनकार नहीं कर सकता। कोई भी इंसान, एक भी इंसान जिसके दिमाग के अंदर में बुद्धिमत्ता है, शायद जिसके अंदर बुद्धि नहीं है, जिसको हम पागल कहते हैं, तो उसको पता नहीं होगा। अब मैं यूं कहूं कि मौत को हमको मात देनी है तो कैसा लगेगा? अगर कोई यूं कहे कि भाई मौत तो आनी है, तो मौत तो आनी बरहक है। दुनिया का सबसे बड़ा पॉजिटिव थिंग क्या है? दुनिया का सबसे बड़ा पॉजिटिव थिंग मौत आना है, ये पता भी है, उसके बावजूद भी प्रोग्रेस करना है या काम करना है। ये भी तो एक सबसे बड़ा पॉजिटिव इंसान के लिए चीज है ना। तीसरी चीज, ईश्वर ने दुनिया बना के सबसे बेहतरीन चीज कौन सी रखी? मनुष्य, इंसान। अब ये तीनों एक दूसरे से कोरिलेटेड है। मौत को अगर मात देना है तो इंसान जो सबसे बेहतरीन क्रिएशन है, उसके लिए ऐसा कुछ करना है जिसकी वजह से मौत के बाद भी लोग हजारों करोड़ों साल याद रखें। बहुत सारे हम लोगों को अनुभव है ना, जैसे ये अभी गीता ही कर लेते हैं तो भाई कृष्ण को सब याद कर रहे हैं ना। ही इज नॉट देयर, स्टिल हिज रिमाइंड, मतलब हमारे दिमागों में है कहीं ना कहीं। ईशा नहीं है फिर भी है, मोहम्मद पैगंबर है, गांधी जी नहीं है फिर भी है, सुभाष चंद्र बोस नहीं है फिर भी है। और आप लोग जिस जगह पे हो, बिलीव मी, यू आर द बेस्ट पीपल टुडे इन फ्रंट ऑफ माई आईज। क्योंकि आप बेस्ट इंस्टीट्यूट में इंसान को मदद करने के लिए बेस्ट पढ़ाई कर रहे हो। यानी आपने उस बेस्ट जगह पे पहुंचने के लिए पहला कदम ऑलरेडी रख दिया है। इट इज 100% श्योर कि आप लोगों को यहां पर चुन के जिसने भी भेजा, एक तो दुनिया वालों लोगों ने भेजा, लेकिन तय कहीं और से हुआ था ये। अब जब आप लोग यहां पर पहुंच गए तो आप अकेले नहीं पहुंचे हो, आपको पहुंचाने वाले सुनील साहब, महेश्वरी साहब जैसे बहुत सारे लोग भी हैं उसमें शामिल, और आपके माँ बाप और आपकी फैमिली जो आपको इस चीज को यहां तक पहुंचाने में आपकी मदद की है। अव्वल तो उसको भूलना नहीं, पहले तो भूलना नहीं है, नंबर 1। नंबर 2 कि जिस काम के लिए हम लोग यहां पर है, तो उसके बाद बहुत सारे लोगों की इच्छाएं और आशाएं भी आप लोगों में बन गई। और उसमें सबसे पहली इच्छा मैं यूं समझ रहा हूं कि मेरे देश की बनी है, मेरे भारत देश की बनी है, कि IIM अहमदाबाद के अंदर में या IIM के अंदर में या IIT के अंदर में पढ़ने वाले जो भी स्कॉलर्स होंगे, आई कॉल यू एज अ स्कॉलर्स, आज यहां पर बैठे हैं, कल आप 40 या 50 जो भी हैं, ये 40 या 50 बड़ी बड़ी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को आप लीड कर रहे होंगे, और वो ऐसी क्रूशियल और ऐसी बड़ी जगह होगी कि जिस जगह के अंदर में आपका एक वर्ड या आपका एक सेंटेंस इतना मजबूत होगा कि जिसकी वजह से बहुत सारे बड़े बड़े फैसले होने वाले हैं। और ये चीजें आपको समझ लेना चाहिए। लेकिन उस वक्त वो चीजों के फैसले करने में आप लोग सिर्फ दिमाग का इस्तेमाल करेंगे तो शायद ये हो सकता है कि हम जहां से आए, जिसने दिल भी दे के भेजा हुआ है, उस दिल के फैसले को भूल गए तो शायद वो फैसलों का रिजल्ट गलत आ सकता है। इसीलिए आप जो 16वां चैप्टर पढ़ रहे थे, उसमें 7वें श्लोक में लिखा है कृष्ण ने, याद रखना, कि बहुत सारी ऐसी दैवी शक्तियां और कुछ लोग उसको, कुछ इंसान उसको समझ ही नहीं रहे हैं कि ईश्वर भी है।
लेकिन जब ईश्वर के होने के बाद अगर जब हमारे पास आत्मा को डाल दिया, अब सोच दे दी, कौन सी सोच दी? एक अच्छाई की सोच दी और एक बुराई वाला रास्ता भी दे दिया। वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट थिंग कि ईश्वर ने जब हमको यहां पर भेजा तो एक दिल और एक दिमाग लेके भेजा, बहुत सारी चीजें लेके भेजा, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो भेजी ना, उसने दी ना, वो दिल और दिमाग। तो हमारे जो भी फैसले, एजुकेशन हम लोग ले रहे हैं, हम लोग मान लो साइंटिस्ट बन रहे हैं या कोई इजाद कर दी या कोई कैलकुलेशन से बड़े कर दिए, उससे दुनिया को हम फायदा पहुंचाने की नीयत से हम लोग सब करते हैं। लेकिन एक वक्त ऐसा भी आता है कि जब हमारे दिल की जरूरत पड़ती है, यानी दिल की आवाज की भी जरूरत पड़ती है। शायद इसी वजह से यहां पर कहा गया है कि आप ये समझिएगा कि देयर इज आसुरी शक्ति ऑल्सो, यानी वो गलत रास्ते पे भी ले जा सकती है हमको। सही रास्ता है, इस तरह से गलत रास्ते पे भी ले जा सकती है। इसलिए कुरान में भी कहा इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, कि आप ए ईश्वर सीधे रास्ते पे चला, न कि उनके रास्ते पे जिससे तू नाराज होता। अगर आप देखने जाए तो बहुत ही सिंपल है। मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर इंसान जो अशरफल मखलूकात यानी सबसे बेहतरीन क्रिएशन बाय द गॉड है, अगर हम उस क्रिएशन को फायदा पहुंचाने की नीयत से दुनिया के अंदर कोई भी काम करेंगे, बिलीव मी देयर इज अ नो लिमिट। और हमारी मौत आने के बाद भी हमको हजारों लाखों साल दुनिया याद रखेगी, और कोई एक इंसान या कोई एक इंडियन नहीं, पूरी इंसानियत का फायदा होगा, सब याद रखेंगे। आइंस्टाइन को याद रखते हैं, न्यूटन को याद रखते हैं, दो ही वॉज एन इंडियन, याद रखते हैं ना, क्योंकि उसने इंसानियत के लिए कुछ काम किया, और ऐसा काम किया कि जिसकी वजह से शायद बहुत सारा फायदा हो रहा है। मैं अपनी बात करूं, मैं 94 में साहब मैंने शुरू किया अपना बिजनेस, मैरिज किया, वेरी सेकंड डे आई हैव स्टार्टेड माय जर्नी। रेती कपची का धंधा शुरू किया, उससे कभी रेती भी उतारनी पड़ी, कभी ईंटें भी उतारनी पड़ी, रिक्शा भी चलानी पड़ी, एवरीथिंग। क्यों? कि एक जवाबदारी मैंने सर पे लिया कि मेरा फैमिली है, छोटी सी जवाबदारी, मेरा एक फैमिली है, उसको मुझे कंफर्ट करना है, या मुझे कुछ एक या दो इंसानों को फायदा पहुंचाने की नीयत से जब शुरू किया मैंने। अब वो शुरू हुआ, मेहनत किया, मेहनत करके थोड़ा सा आगे पहुंचा, ट्रक ली, ड्राइवर हुआ, कंडक्टर हुआ, अब 2 के 4 इंसान हुए, 4 के 8 हुए। अब जैसे जैसे उन लोगों की केयर करना मैंने शुरू किया, एक टीम बनता रहा। मैं कहां जा रहा हूं आप लोग समझ रहे हैं। तो फिर धीरे धीरे 2001 में हम लोगों ने शुरू कर दिया, वोडाफोन वगैरह का कामकाज शुरू किया, तो वहां और ज्यादा लोग हुए, और ज्यादा हमसे बड़े लोग यानी इंजीनियर्स वगैरह आना शुरू हुए। काम करना था तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। जितना जितना उनका केयरिंग करने लगे, इतना इतना कंपनी बढ़ती गई। 2008-9 में सोचा कि अब हमको पूरी इंसानियत को कैसा फायदा हो, क्योंकि मैं समझना शुरू कर दिया था मैंने। मेरा ग्रोइंग आप लोगों को इतना फास्ट नहीं था, क्योंकि मैं बहुत ही इसमें पड़ा था। इनफैक्ट 16 साल की उम्र तक मैं स्लम में रहा हूं, यू अंडरस्टैंड। लेकिन फिर भी जैसे जैसे अच्छे माहौल में आना शुरू किया, अच्छे लोगों में आना शुरू किया, तो ये पता चलना शुरू हुआ कि इंसान को जितनी केयर करना आप शुरू करेंगे, ईश्वर का बेस क्रिएशन है, इस वजह से ही ईश्वर हमको सारी चीजें बनाता हुआ देता जा रहा है। तो लेट मी थिंक, उसी वक्त मैंने सोचा 2008 में कि ऐसा कोई काम करना है जिससे दुनिया के हर इंसान को फायदा हो। एंड देन वी स्टार्टेड सोलर फर्स्ट किया, छोटा सा प्रोजेक्ट किया, चारण का में शुरू किया, मजदूरी करना शुरू किया, फिर विंड का शुरू किया, वो भी छोटा सा एक प्रोजेक्ट शुरू किया, लेकिन उससे फायदा होना बहुत ज्यादा शुरू हो गया इन टर्म्स ऑफ हमारे ग्रोथ में, यानी हमारे ग्रोथ में बहुत ज्यादा फायदा होना शुरू हो गया। धीरे 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 टीम बनती गई, बड़े लोग जुड़ते गए। आज की तारीख में तो IPS और IRS वगैरह भी हमारी कंपनी में है, बहुत सारे लोग हैं। यू रिसर्च ऑन आस, और यस्टरडे ही अनाउंस किया उरून लिस्ट, उसमें 288वां नंबर, गुजरात में 16वां नंबर मालदारों में, ये सब चीजें फिगर्स है। लेकिन उसकी कारण क्या है? जैसे जैसे सोच बढ़ती गई तो सोचों के अंदर ये प्लस होता गया कि मुझे इंसानों के लिए भी कुछ करना है। देन एक स्कूल एडॉप्ट किया, 2 किया, 3 किया विद बिजनेस, कॉलेज किया,
वृद्धाश्रम लिए, वृद्धाश्रमों के अंदर में ऐसे वृद्धाश्रम के जो दुनिया में पहली मर्तबा बन रहा है, जैसे साहब ने कहा, इट्स फर्स्ट डिसेबल लोगों के लिए। वो स्टोरी सुना कि भाई डिसेबल जितनी भी लावारिस लाशें जो मिलती हैं उसमें 90% लाशें डिसेबल लोगों की होती है, क्योंकि वो उनकी उम्र 50 साल में खत्म हो जाती है, जिसकी वजह से लोग अच्छे अच्छे घरों के लोग या तो मेले में ले जाते हैं, माँ बाप को छोड़ देते हैं। एक्चुअली प्रॉब्लम ये नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि 50 साल के बाद वो अपना कार्य खुद नहीं कर सकता, दैट्स वाई दे आर, उनको इस तरह से थ्रो आउट कर देते हैं। पूरी दुनिया तो मैं कर नहीं सकता, पूरी दुनिया को तो मैं सुधार नहीं सकता, या पूरी दुनिया के ऐसे डिसेबल लोगों को तो मैं ले नहीं सकता, तो एक 280 लोगों के लिए हम लोगों ने झगड़िया में बनाया। मुख्यमंत्री खुद उसका ओपनिंग करके गए और ऑलमोस्ट काम भी खत्म होने को आ रहा है। वो कि भाई एक दर्द जाग जाएगा इंसानियत का, दर्द आपको इंसानियत के लिए जागना शुरू होगा, और मानिएगा कि ईश्वर इस वजह से हमारे अंदर ऐसी चीजें डालना शुरू करेगा या हमको ऐसी चीजें देना शुरू करेगा जो हमने कल्पना भी नहीं की होगी, वी हैव नेवर थॉटेड अबाउट इट। ऐसी चीजें ईश्वर हमको देना शुरू करेगा, और ये मेरा खुद का तजुर्बा है, ये मेरा खुद का मानना है। और मैं मानता हूं कि आप लोग कहेंगे कि फर्क भाई ऐसे कैसे, इतनी बड़ी दुनिया में इतना सारा बिगाड़ हुआ है या इतनी सारी चीजें कोई तकलीफ में है और हम कैसे सुधार सकेंगे। मैं ये कहूंगा कि हमको सिर्फ हमारे लिए जो कुछ कर सकते हैं वो करना शुरू कर देना चाहिए। एक छोटा सा स्टोरी, एक समंदर में जो है ना मौज आती है, तो मौज के साथ में स्टार जो है ना, वो समंदर के किनारे हजारों की संख्या में आके गिर गई। अब वो गिरी, मौज चली गई, तो वो स्टार फिश तो पानी के बगैर रहेगी नहीं। तो एक आपके जैसा IIM से पढ़ा हुआ, सुनील साहब के सिखाए हुए लक्षणों वाला बच्चा गया, तो ही स्टार्टेड, उसने एक एक करके फिश लेके उसने समंदर में डालना शुरू किया, और दूर से एक बहुत होशियार आदमी आ रहा था, जिसको हम होशियार समझते हैं, जो हमेशा हमको नेगेटिव, यानी आप मत करो ऐसे वाले जो लोग होते हैं आजकल, उसको हम लोग ज्यादा पसंद करते हैं। खैर, तो वो आ रहे थे सामने से, उन्होंने कहा कि लड़के क्या कर रहा है यार, लाखों की संख्या में स्टार फिश यहाँ पर पड़ी है, तू एक एक उठा के डालेगा, मुझे नहीं लगता है कि ये जिंदगी पूरी हो जाएगी, फिर भी ये स्टार फिश अंदर जाएगी, कहीं मर जाएगी। उस लड़के ने क्या जवाब दिया पता है? फिर से मुड़ा, उठाया, बोले किसी को फायदा हो ना हो इसको तो होगा, यानी एक को तो होगा, ये नियत भी हमको कर लेना चाहिए। और हमेशा उसका बेनिफिट, नेकी कर और दरिया में डाल, बेनिफिट जो है ना वो ईश्वर से मांगना चाहिए। ये दूसरा एक क्वालिटी में आपको समझा कि उसका ऐसे कामों का सारा बेनिफिट ईश्वर से मांगना चाहिए। बिलीव मी, आपको एक बात मैं बताऊं तो आपको ताज्जुब होगा, कलेक्टर जब होता है ना, या कमिश्नर होता है, या बड़ा कोई अधिकारी होता है, जैसे आप लोग कोई ना कहीं बनोगे इंशाल्लाह, तो उसके घर के अंदर का जो नल होता है, अगर उसकी बीवी यूं बोले पानी नहीं आता है, तो उसको फिक्र होती है क्या? कलेक्टर को अपने नल की फिक्र नहीं होती है। क्यों नहीं होती पता है? क्योंकि उसको पूरे शहर की फिक्र होती है। जब पूरे शहर की फिक्र कर लोगे तो आपका घर तो ऑटोमेटिक ही ऊपर वाला ऐसे बंदोबस्त कर देगा कि जिससे आपको पता भी नहीं चलेगा और वो सब काम हो जाएगा। मेरे कहने का मतलब ये कि हम अगर पूरे इंसानियत की फिक्र कर लेंगे तो हम कैसे बढ़ेंगे, हम कैसे फ्लरिश होंगे और हमको क्या क्या मिलेगा, उसका हम सोच भी नहीं सकते। तीसरा कि कोई भी नियत हमको ऐसी नहीं करनी है कि जिसके लिए एक वर्ड होता है जेलसी, यानी मैं किसी इंसान के लिए नुकसान पहुंचाऊं, किसी को जेलस, यानी अपने दिल में, खैर हाथों से तो पहुंचाना ही नहीं है, लेकिन दिल में भी उसके लिए ख्याल गलत मत लाना। क्योंकि जितना कार्य आप इंसान के लिए अच्छा करोगे, ईश्वर उसके बदले में आपको अच्छा ही देगा। और नियत का साफ होना, नियत के अंदर तंदुरुस्ती होना, ये बहुत जरूरी चीज है हमारे लिए। हम लोग बैठे थे, मैं और साहब, मैंने साहब को एक एग्जाम्पल दिया कि साहब एक राजा था, वो राजा, पहले के जमाने में राजा जो थे ना, पहले क्योंकि कैमरे वगैरह तो थे नहीं, या CIA और FBI नहीं थी, तो खुद ही निकलते थे अलग अलग यूनिफॉर्म ड्रेस पहन के, तो ड्रेस पहन के निकल गया, और निकल गया, और एक पोमोग्रेनेट यानी अपना दाड़म
अनार के बाग के अंदर में चला गया। अब वो अनार के बाग में गया और धूप थी, तो उसने कहा उसके गुलाम को, सर्वेंट को, कि भाई एक अनार तोड़ के मुझे जरा पिलाओ। तो जाहिर है कि खेतों में आज भी आप लोगों को पता होगा, इंडियन कल्चर भी यही है कि खेत में आप चले जाओ, कुछ भी अगर फल फ्रूट है तो आपको फ्री में ही देंगे वो। तो उसने वो अनार तोड़ा और उसने पूरा के पूरा ऐसा निचोड़ के दिया, तो पूरा ग्लास भर गया। राजा ने सोचा कि यार ये अनार का जो बाग है बड़ा रसदायक है, इस पे टैक्स वैक्स लगाना पड़ेगा। दान उसने बोला दूसरा लाओ, उसी डाली से दूसरा लाया तो ग्लास हो गया आधा। राजा ने बोला ऐसा कैसे यार, अभी ये फूल हो गया था, उसी डाली से दूसरा अनार निकाला तो उसमें हाफ हो गया। तो जो सर्वेंट था, जो गुलाम था, उसने कहा कि लगता है कि हमारे राजा की नीयत में कोई प्रॉब्लम हुआ है, हमारे राजा की नीयत सही नहीं है। तो राजा ने मन ही मन वापिस से, अच्छा इसका कोई कैलकुलेशन से या उससे तो ताल्लुक है नहीं, उसने अंदर ही अंदर उसकी नीयत को साफ किया। बोला ईश्वर मैं कोई ऐसी चीज नहीं करूंगा जिससे इनको तकलीफ हो, या मैं कोई टैक्स ऐसा नहीं जोड़ दूंगा जो मैंने सोचा नहीं था। तीसरा निकाला उसी डाली से, फिर से ग्लास भर गया। गुलाम सीधे उसके पैर में गिर गया और बोला कि आप ही राजा हो हमारे। बोले कैसे आपको पता चला? बोले इतना स्पीड में मेरा कन्वर्जेशन को समझने वाला कौन था, आप ही तो यहां पर सामने है। राजा ने भी उस बाग को खरीद के उस गुलाम को गिफ्ट में कर दिया। नीयत इतनी बड़ी चीज है। दूसरा कि ईश्वर हमेशा हमको देख रहा है, ये चीज भी हमको हमारे दिलों के अंदर, कोई शॉर्टकट मत अपनाना, बड़े होके भी कोई शॉर्टकट की बात मत करना जिससे किसी को नुकसान हो जाए। फास्ट डिफरेंट चीज है, लेकिन शॉर्टकट लेना जिससे 5 आदमियों को तकलीफ करके, 50 आदमियों को तकलीफ करके हम अगर किसी जगह पे रीच भी कर जाएंगे तो बिलीव मी पूरी जिंदगी हम लोग अधूरे रहेंगे। कहीं ना कहीं हमारे दिलों के अंदर और दिमाग के अंदर ये चलता रहेगा, यार मैंने ये नुकसान पहुंचाया था, शायद मुझे वो भुगतना होगा, तो उसके डर की वजह से हम जी नहीं पाएंगे। ये देखना कि हमेशा ईश्वर देखता है। इसीलिए वो भी हम लोगों ने चर्चा की थी कि साहब जैसे साहब थे, सब स्टूडेंट को बोला कि लो ये कबूतर, और जाके इसको कोई न देखे ऐसी जगह पे काट के लेके आओ। सब लोग गए, बहुत सारे लोग गए, यानी जो शिष्य थे सब गए, सब लेके आ गए। एक शिष्य ऐसा था जो वापिस आ गया कबूतर को जिंदा लेके। व्हाट हैपन, क्यों नहीं काटा इसको? कोई ने बोला कि मैंने बाथरूम में जाके किया, कोई ने बोला मैंने रूम में जाके किया, छुप के किया। उसने आके यूं कहा कि सर मैंने कोई जगह ही ऐसी नहीं मिली जहां पर मुझे कोई देखता ना हो। बोले क्यों ऐसा? बोले जहां पर भी गया ईश्वर देख रहा था मुझे। ये नीयत जब हो जाएगी ना, तो मैं यूं समझ रहा हूं कि हमारी पढ़ाई और हमारे दिमाग के साथ में दिल का ताल्लुक हो जाएगा, दोनों के बीच में एक सिंक्रोनाइजेशन बन जाएगा, दोनों के बीच की एक केमिस्ट्री बन जाएगी। और वो केमिस्ट्री के जरिए से ऐसे ऐसे काम के जो काम हम नहीं कर पाते हैं, आप लोग फॉरेन तो सब शायद जाते होंगे क्योंकि इतनी बड़ी जगह पे हैं, न जाते तो मैं अक्सर, मेरा ज्यादा पढ़ाई से ज्यादा मेरा एक्सपोजर रहा है मेरा घूमने से। तो मैं देखता हूं कि बहुत सारी ऐसी चीजें जो हमारा देश जो है ना, पहले सोने की चिड़िया गिना जाता था, इतना अच्छा देश था। तो कौन सी ऐसी चीजें हो गई जिसकी वजह से हम लोग आज यहां पर है और कुछ लोग बड़े हो गए इन टर्म्स ऑफ आर्थिक परिस्थिति। और इन टर्म्स ऑफ, और आर्थिक परिस्थिति को अगर देखना है तो वहां के लोगों को ही देख लेने का, वहां के लोग कैसे पढ़ रहे हैं, उनका बेसिक नीड उनका कैसे फुलफिल हो रहा है, उनका स्टडी कैसा चल रहा है, उनके वहां पर कितने गरीब लोग हैं, उनके वहां पर कैसे पढ़ाया जाता है। हमारा टॉप क्लास का लोग, वहां का एकदम लोअर क्लास का लोग, हम लोग ये अच्छी जगह पे ही देख सकते हैं। वहां पर जिसको हम लोग कहते हैं झुपड़पट्टी, उस पर भी ये चीज मिलती है। तो ऐसा क्यों? तो उन्होंने वो चीजों को कहीं पर भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, या उस चीजों को नहीं था तो ले लिया, जिसको कहते हैं इंसानियत। किसी को लग गया सॉरी कह दिया, किसी को प्लीज के अलावा बुलाया नहीं, किसी को आदाब के साथ में मतलब पेश नहीं किया। और जैसे बाहर जाते हैं तो हम लोग देखते हैं कि गाड़ी चल रही है, किसी ने पैर रख दिया रोड के ऊपर तो वो गाड़ी कितनी भी स्पीड में आती है अटक जाती। कितनी छोटी सी चीज है, इससे नॉर्मल चीज, लेकिन इससे पूरा देश बना, इससे पूरा समाज बना,
इससे पूरी इंसानियत बनी, और इंसानियत बनने के बाद जो फॉर्मेशन आता है, जो एक दूसरे के साथ में, अच्छा दिमाग का जो ताल्लुक है, सबको दिमाग तो दिया है ईश्वर ने, हम सबको दिमाग दिया है, लेकिन उसके कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो बड़े हो जाते हैं, तो आप देखोगे तो उनकी बहुत सारी चीजों में आपको इंसानियत दिखेगी। ये मेरा तजुर्बा है। आप कितने भी बड़े लोग के पास जाओगे, बैठोगे, तो आपको समझ में आ जाएगा इसके अंदर इंसानियत तो ठूस ठूस के भरी हुई है। और मेरे ख्याल से चाहे कृष्ण हो, चाहे भगवान राम हो, चाहे ईशा हो, चाहे पैगंबर हो, सबकी एक ही थियरी रही है, आपकी जरूरत, आपका कार्य जो है वो डिटेलिंग के साथ हुआ, जो भी कार्य किया डिटेलिंग के साथ किया उन्होंने, ऐसा नहीं है कि वो डिटेलिंग के बगैर हो गया। और फॉर यू पीपल स्पेशली, मेरा ऐसा मानना है सर, यहां पर पहुंचना एक अपने आप में बहुत बड़ी चीज है, और यहां पर पहुंचने के बाद जो चीज असल शुरू होगी, वो जिंदगी की ऐसी ऐसी चीजें शुरू होने वाली है, या जिंदगी के अंदर ऐसी ऐसी चीजें बनने वाली है, जिसको आपको ये मेन एथिक्स को कहीं पर भी कॉम्प्रोमाइज करे बगैर अगर आप लोग करोगे, तो मैं यकीन के साथ कह रहा हूं कि एक दिन ऐसा आएगा, मैं तो बूढ़ा हो जाऊंगा उस समय, लेकिन अभी भी 52 तो हुई, लेकिन आप जब राइज पे पहुंचोगे तो मुझे ऐसा नजर आएगा कि मैं इन लोगों के ये चेहरे जो है, तो चेहरे नाम ले जाऊंगा सबके, ताकि मेरी नोट में याद रहे कि मैं इनके साथ में मिला था, 1 घंटा मेरा पास हुआ था इनके साथ में, और मैं इन लोगों को, आप किसी बड़ी जगह के सीईओ होंगे, कोई बड़ी जगह का एमडी होगा, कोई बड़ी कंपनी का बहुत बड़ा एडवाइजर होगा, या कोई बहुत बड़ा चेंज आप लाओगे, तो आपके नाम वहां पर भी मौजूद होंगे, तो उस समय मैं कम से कम कहूंगा कि ये इन लोगों के चेहरे मैंने देखे हुए हैं। और चूंकि इन लोगों ने, और एक चीज तो 100% है कि दे हैव स्टार्टेड इन अ गोइंग ऑन अ टॉप, यू आर स्टार्टेड, यू हैव स्टार्टेड योर जर्नी, और टॉप की जर्नी के लिए आपने पहला कदम रख दिया। लेकिन अब मेरा फर्ज ये बनता है कि जिसकी वजह से मैं ये जर्नी नहीं कर पाया, लेकिन जो जर्नी मैंने की उसकी वजह से मैं अगर यहां तक पहुंचा हूं, तो आपके पास 2 चीजें मिक्स हो गई है, तो मेरे से 100 टाइम्स तो आप आराम से निकल जाओगे, उसमें कोई दो राय नहीं है। देयर इज नथिंग, नो डिफरेंस। गरीबी, मालदारी, ज्यादा होना, कम होना, उससे ज्यादा है कैसे इंसानियत हो जाना, कैसे इंसान बन जाना, ये आज की सबसे बड़ी नीड है। और मेरे ख्याल से मैंने इस चीज को कन्वे करने में आप लोगों के सामने जो चीजें रखी है, उस चीजों को आप थोड़ा सा इवेल्युएट करिएगा, और मुझे आप कुछ भी पूछ सकते हैं। हेलो सर, मेरी हिंदी थोड़ी सी कमज़ोर है, तो मैं माफ़ करिएगा अगर कुछ गलती हुई तो। सर, तो वन थिंग दैट आई लाइक वेरी मच, जो मुझे बहुत पसंद आया, कि आपने बोला कि आपको एक कॉल आया भारत से कि मुझे वापस जाना है, तो दैट टच मी अ लॉट। तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि सर, व्हाट वाज दैट कॉल लाइक, एंड अभी जो आप मतलब व्हाट इज़ योर ड्रीम, कि वो कॉल को आपने कैसे उस मंजिल तक लेके गए हैं, और अभी भी अगर आपके मन में कुछ ख्वाहिश हो जो मतलब आप समझते हैं कि हम लोगों को करना चाहिए, तो व्हाट वाज दैट कॉल लाइक, और आपने कैसे उसको जिंदगी में? बहुत बहुत अच्छा है। सी, मैं जब यहाँ से गया 1989-90 में, तो मैं मेरे फादर मदर को छोड़ के गया था। फादर वॉज अ बस कंडक्टर, वो बस में कंडक्टर ही कर रहे थे। और जब मैं वहां पर पहुंचा तो 6 महीना जैसा हुआ होगा पिज्जा हट में नौकरी वोकरी वगैरह करते हुए, और कुछ कंफर्ट जोन में तो मैं आ गया था, टू बी वेरी फ्रैंक। अब मैं अकेला, मेरा कोई ब्रदर नहीं है, तो 1-2 मरतबा मैंने कॉल किया यहाँ पर इंडिया में मेरे मदर फादर को, जब तो मोबाइल फोन तो थे नहीं, सिंपल कॉल से कॉल किया। तो एक टोन होता है, एक फीलिंग्स आती है, क्योंकि मेरे रूट जुड़े हुए थे इंडिया से, मैं पैदा ही यहाँ पर हुआ था, रूट जुड़े हुए थे, 2 सहबाब यहाँ पर थे। उसी वक्त मुझे एक ऐसा थोड़ा सा फील आया कि यार कहीं ना कहीं मैं अपनी लाइफ को कंफर्ट तो कर रहा हूं, लेकिन मेरे साथ वाले जो मैं छोड़ के आया हूं, क्या उनको कंडक्टर की नौकरी करवाता रहूंगा? दैट वाज माय फर्स्ट थिंग। क्योंकि ऑफ कोर्स मैं जुड़ा हुआ था इंडिया से, मेरे मदर फादर से, तो इतना तो हमको सिखाया गया था, या इंसान हूं तो इतना तो मुझे आ ही जाएगा। दैट वाज माय फर्स्ट थिंग। दूसरा, मैंने वो देखा कि वहां पर जितनी भी चीजें थी उनमें बहुत सारी चीजें आर्टिफिशियल थी, बहुत सारी चीजें।
जैसे अच्छा घर है, अच्छी सारी चीजें हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे अपनी जो मोहब्बत, प्यार या आंख में आंसू, वो चीजें लीक हो रही थी। और ऑफ कोर्स जब आप नीचे होते हैं, स्लम में ही मैं तो बड़ा हुआ था, यानी बहुत क्लोजली लोगों के साथ में, तो उससे डिटैच हुआ। उसके बाद उसकी थोड़ी सी ये रहती थी मेरे में, एंड देन आई कॉल इट, मैंने बोला कि मैं आई गो बैक। जब मैं यहाँ आया तो कुछ समय, मुझे ऐसा याद है वहां तक 2 या 3 महीने तक मैं बहुत अनकंफर्ट रहा। बहुत सच कह रहा हूँ कि यार क्या वहां पर माहौल था, क्या सड़कें थी, क्या गाड़ियां थी, और छोड़ छाड़ के वापस से यहाँ पर आ गया। अब यहाँ पर करूंगा भी तो क्या करूंगा, इतना कोई क्वालिफाइड तो था नहीं, तो मैं क्या करूंगा। तो सबसे पहला मैंने जो एडवेंचर किया था मेरी लाइफ का, वो 16,000 रुपये में रिक्शा लिया था एक, और 3 दिन मैंने रिक्शा चलाया था सूरत में। ये किसी को नहीं पता है, ये फर्स्ट टाइम मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। 3 दिन, तीसरे दिन मैंने बोला कि यार ये रिक्शा चलाने से तो कुछ होने वाला नहीं है फारूक, कुछ तो, यानी यू अंडरस्टैंड। अच्छा, मैं जिस स्कूल में पढ़ा था यहाँ पर, वो भुलकाबोन स्कूल था। सबसे अगर मेरी लाइफ के अंदर में किसी चीज ने मुझे सिखाया हो तो मुझे भुलकाबोन स्कूल ने, मैं साफ कह रहा हूं। रीजन बिहाइंड के मैं 5वीं से लेकर 12वीं तक वहां पढ़ा, तो वहां पर जो लड़के थे या जो लड़कियां थी, वो सारे बड़े लोगों के थे। आई वॉज द ओनली पुअरेस्ट गाय इन देयर। मेरे 10वीं, मेरी 12वीं, 11वीं, 12वीं सब मेरे दोस्तों के यहाँ पर ही, उनके घर बड़े घर थे, कंफर्ट जा, कोई इंजीनियर का लड़का है तो कोई प्रोफेसर का लड़का है, कोई डॉक्टर का लड़का है, तो यू अंडरस्टैंड कि वहां पर कंफर्ट मिलता है, अच्छा ट्रीटमेंट भी अच्छा मिलता है, खाना पीना भी ठीक ठाक रहता है, और आप 10वीं में पढ़ते हो उनके साथ में। तो उससे मुझे एक शर्म भी आई थी, कोई देखेगा तो बोले रिक्शा, देन मैंने इसको क्विट किया। क्विट करने के बाद मैंने ईंट रेती वाला धंधा शुरू किया। उसमें भी कुछ ही रोज के अंदर में एक लेवल चेंज करता रहा मैं, यानी ईंट रेती 50 रुपये की ब्रोकरी मिलती है, 2 दिन के अंदर में वो ब्रोकरी 1000 की कैसे हो जाए, सी, और किया मैंने। आप जब वो एक बड़ा सा हम लोग बैठेंगे, और मैं यहाँ तो पता नहीं मुझे कब मौका आप लोगों से मिलने का हो या ना हो, ईश्वर जाने, लेकिन मैं आपको खुली दावत देता हूँ कि यू कम टू माई ऑफिस इन सूरत। मेरा ऑफिस बॉम्बे में भी है, सूरत में भी सर ने तो देखा हुआ है, अच्छा खासा ऑफिस है हमारा, करीब 1000 के ऊपर लोग काम करते हैं, और 350 के ऊपर इंजीनियर्स हैं, काफी कुछ सीए हैं, काफी लोग हैं। इट्स अ गुड ग्रुप यू कैन से टुडे। तो वहां पर आप आइएगा तो हम बैठ के ये सारी चीजों का मैं आपको खुलासा दूंगा कि ईंटों का धंधा किया, देन गॉन टू दी ब्रोकरी से मैंने ट्रक खरीदा, ट्रक से पहले रेंट पे लिया, फिर उसमें मजदूरी भी किया, यानी एक ये था कि किसी भी हाल में गरीब नहीं रहना है। सी, कुछ भी करके यहां से निकलो, गरीब नहीं रहना है। मैं देख के क्या आया था यूके, तो यूके ने मेरा एक विजन खोल दिया कि यार वो लोग कैसे रहते हैं, और हम लोग अभी भी ऐसे ही है। और आज भी मेरा ये हमेशा रहता है कि आई वॉन्ट टू बी ए सम बिग। मैं अभी भी वही, लोग कहते हैं कि एक रिक्शा लेने वाला आज, लेकिन ये ख्वाब मैंने जब देखता था तो मैं ख्वाब को लिख लेता था। ये शंकर साहब मेरे यहाँ पर है, ही वॉज अ CFO ऑफ वोडाफोन, ही इज माई एडवाइजरी। अंदर ने अंदर आपको एक कैलकुलेट करता रहेगा, लेकिन मैंने कहा ना कि किसी को नुकसान न पहुंचाने की जो नीयत है ना, उससे ईश्वर रूह को, यानी आपकी आत्मा को ऐसी चीजें देता है जो आपने बिलीव भी नहीं किया। बहुत सारे लोगों से आप सुनोगे कि यार मैं तो समझता भी नहीं सका इतना अच्छा हो जाएगा मेरा, फिर भी हो गया। व्हाट इज दैट? उसने कोई ना कोई ऐसा काम किया है इंसानियत का, इस वजह से। याद रखना, मेरे पास, मुझे अभी भी याद है सर, मेरी बेटी बहुत छोटी, और पहली ईद भरूच के अंदर में एक दोस्त था मेरे पास गाड़ी नहीं था, तो उसने मुझे गाड़ी दिया। देखो ये एग्जांपल इसलिए दे रहा हूं ताकि आप समझ पाओ इसको। उसने मुझे गाड़ी दिया, वो मारुति 1000 गाड़ी, वो दोस्त ट्रक वाला था, उसके पास पैसा वैसा था, गाड़ी ऐसे पड़ी थी। मैंने बोला यार ईद के लिए 2 दिन के लिए गाड़ी देना, तो उसने बोला ले जाना फारूक। उसने मुझे गाड़ी दिया। अब वो गाड़ी के ऊपर में काफी धूल वगैरह लगी हुई है, मैंने उसको साफ किया, पहले साफ सफाई करके कंप्लीट करके उसके अंदर में फुल फ्यूल करवाया, पेट्रोल।
लेके गया, 2 दिन के बाद आया, वापिस आके वापिस धुलाई करके वापिस उसको फुल पेट्रोल करवाया मैंने। उसने जब दिया था तो बहुत कम था, मैंने फिर उसको फ्यूल करवा के फिर उसको वापस दिया। अब उसने उस दिन तो नहीं देखा, दूसरे दिन उसने जब गाड़ी को सेल मारा तो फुल टैंक देखा, गाड़ी की सफाई देखी, तो उसने मुझे बुलाया, अभी भी है वो, उसने मुझे बोला यहाँ अब जब भी तेरे को गाड़ी चाहिए ना मेरी ले जाना, यू गॉट अ पॉइंट इज। तो अब एक इंसान को थोड़ा सा फायदा करने से ये करते हैं। दुनिया का सबसे बेस्ट क्रिएशन जिसने किया, ईश्वर ने इंसान को, और अगर हम इंसान की केयर कर लेंगे तो वो आपको क्या नहीं देगा, इट इज 100% श्योर कि वो देगा ही देगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। तो मैं ये समझ रहा हूं कि ये सब चीजें जितनी भी हो रही है ना, उसमें बहुत सारा हिस्सा ईश्वर का है। दैट वी हैव टू थिंक, पढ़ाई तो करनी है, मॉडर्न पढ़ाई करनी है, इससे भी अच्छी पढ़ाई करनी है, और ख्वाब भी बड़े ही देखने हैं, छोटे ख्वाबों से कुछ नहीं होता। ठीक है, अपना रोजी रोटी चल जाए, ख्वाब भी बड़े ही देखने हैं, लेकिन कहीं भी इंसान को भूल के बात मत करना, बस मेरी तो इतनी आप सबको रिक्वेस्ट है। सो वेन एवर यू वांट टू कम, यू कम। हेलो सर, जो आपकी स्टोरी बहुत इंस्पायरिंग थी, और उसी स्टोरी का एक हिस्सा ये था कि आप रिन्यूएबल एनर्जी में इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो जैसा मैंने अभी तक अनुभव किया है कि रिन्यूएबल एनर्जी में लोग दो चीज़ों को लेकर के इन्वेस्ट करते हैं। एक तो वो उसमें फ्यूचर देखते हैं, उसमें बहुत पैसा देखते हैं। दूसरी चीज़, कुछ ऐसे लोग भी हैं जो एक्चुअली में कंसर्न्ड हैं इन्वायरमेंट को लेकर के, कि ये एक ऐसी चीज़ है जो एक्चुअली में, ग्लोबल वार्मिंग ऐसी चीज़ है जो इंसानियत के लिए एक्चुअली में खतरा है। तो मैं आपकी दृष्टि, आपकी बिना ही जानना चाहता हूँ, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है जिसे मैं खुद बहुत रिलेट करता हूँ और शायद आगे जाकर के मैं इस पर काम भी करूँ। तो मैं आपकी दृष्टि जानना चाहता हूँ कि आपने ये सेक्टर किस लिए चुना और आपका आगे विजन क्या है इसमें? बहुत सही है कि मेरा सबसे पहला जवाब तो यही है कि मैं ग्लोबल वार्मिंग के प्रति काफ़ी जागरूक हूँ। मुझे ऐसा है कि मैं जो भी कुछ यहाँ से जाऊं, जैसे मैंने पहला ही हमारा सवाल था कि विच इज़ द हाईएस्ट ट्रूथ इन द वर्ल्ड, और वो है मौत। और मौत को मात देने के लिए ही ये चैप्टर भी चुना मैंने, कि मुझे अब ऐसा ही कुछ करना था कि जिसकी वजह से लोग हमेशा याद रखे। और मुझे अभी भी याद है कि 16 साल से ये एकदम लगातार मेरी जर्नी चल रही है। पहला मेरा बैच था बीडी का, बिजनेस डेवलपमेंट के लिए मैं लड़कों को लेके बैठता था, तो सारे आपके जैसे लड़के सब बैठते, तो मैं इनको कहता था कि आप बिजनेस करने मत निकलो, आप, ये एक मूवमेंट है, यानी एक आंदोलन है। ये मेरे वर्ड को आप कहीं ना कहीं मेरी ग्रुप में आके पकड़ोगे, जो पुराने लोग हैं मेरे पास, 60 के ऊपर, 60-70 के ऊपर में लोग पुराने लोग हैं, जिसका केपी से ताल्लुक हो चुका है 20-20 साल का। तो मैं यही कहता था कि ये एक आंदोलन है, और ये आंदोलन इस वजह से है कि यहाँ पर रिन्यूएबल एनर्जी में सेवा ही करनी है, पैसा तो आने वाला ही है, क्योंकि ये एक नीड है, और पूरी दुनिया सप्लाई यानी डिमांड एंड उसके ऊपर में, कितना डिमांड है और कितना सप्लाई है उसके ऊपर ये पूरी दुनिया। आज की दुनिया की जरूरत जो है वो रिन्यूएबल एनर्जी है, ये तो फैक्ट है। आप मेरा परसों का इंटरव्यू भी देख लो सीएनबीसी का, उसमें मैंने साफ साफ कहा है, उसमें परसों भी मेरा इंटरव्यू था मेरा सीएनबीसी आवाज पे, वो गुजराती बाजार पे भी था, दोनों पे था। यही चीज कही है कि देखो, ये जो रिन्यूएबल एनर्जी है वो आज की नीड नहीं है, आने वाले कल की नीड है। आज तो हम गुजार ही लेंगे, लेकिन हमको क्या लेगेसी छोड़ के जाना है। पहला ही मेरा सवाल जो था ना, वो इसी पे था कि मौत को मात देने का तरीका भी ये है, और इससे हमारी लाइफ तो ऑटोमेटिक कंफर्ट हो ही जाती है। आप सोचिए कि ये कंपनी 2019 में मेरी तीन कंपनी मिला के मार्केट कैप था 150 करोड़, आज वो 20,000 करोड़ है विद इन 5 ईयर्स। आप समझ रहे हो, और आने वाले कल के अंदर वो लाख करोड़ हो ही जाने वाला है। तो वो चीजें तो ऑटोमेटिक आने वाली है। आप पूरे वर्ल्ड के इंसानों की जब फिक्र कर लो, पहले नंबर पे जो आपने कहा कि दो चीजें हैं, पैसा एंड ग्लोबल वार्मिंग, तो मैंने सिलेक्ट किया ग्लोबल वार्मिंग, ताकि मैं रीच कर गया पूरी दुनिया के सब इंसानों पे। मैं महदूद नहीं रहा, मैं लिमिटेड नहीं रहा कि खाली इधर ही में, मैं पूरी दुनिया के लिए सोचना शुरू कर दिया। अब मुझे पूरी दुनिया में जाना है, तो ऑटोमेटिकली पूरी दुनिया का हर चीज हमारे लिए फायदेमंद होने वाला है भाई। आंसर आपका जो है कि आप पूरी दुनिया के लिए सोचो, बाउंड्री हमको बनाने की जरूरत नहीं है, और हम ईश्वर तो है नहीं,
वो भी हमको पता है। सो दोनों कंट्रोवर्सी है ना, एक तो बाउंड्री बनाने की जरूरत नहीं है, सोचना पूरी दुनिया के लिए, और हम ईश्वर नहीं है तो पूरी दुनिया को पहुंच भी नहीं पाते हैं, बिल्कुल नहीं पहुंच पाएंगे, लेकिन जितना कर सकेंगे इतना तो करें, शुरुआत तो कर दे कहीं ना कहीं से। बहुत ज्यादा सोचना नहीं है, हमको चीज समझ में आ गई यानी उसकी शुरुआत भी कर देना है। नहीं तो ऐसा ना हो कि 60 साल तक बड़ा साइंटिस्ट हो गया, उसके बाद इंप्लीमेंट की बारी आई तो शरीर ही साथ नहीं दे रहा है। दैट नॉट बी द गुड थिंग ऑल्सो, वी हैव टू थिंक, यानी शुरू कर दो, कार्य तो शुरू कर दो। यू गॉट योर आंसर? हाँ, गुड आफ्टरनून सर, माय नेम श्रीकांत। तो मेरा क्वेश्चन है कि वी आर इन द एज ऑफ लाइक 25, 26, 24 ईयर्स एज में, मतलब यूथ में अभी। एंड देन वाइल वी वर चिल्ड्रन एवरीवन, जब कोई सब कुछ बच्चा होता है तो वी यूज्ड टू डिफाइन ऑल द लर्निंग्स, ऑल द प्रोसेस, एवरीथिंग जो भी। फॉर एग्जाम्पल मान लो कि फ्रेंडशिप, हाउ डू वी डिफाइन फ्रेंडशिप इन द एट द एज ऑफ 12 ईयर्स, एंड हाउ डू वी डिफाइन the friendship at the age of 25, and how do you define the definition of a friendship at the age of 35, 40? So it's like a continuously learning process throughout. हमें जितना भी साल हम जीते रहेंगे वो हम बदलती रहेंगी, सारे कुछ नया है सीखते रहेंगे, बदलते रहेंगे। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि at what stage of this life process, all this learning process, do you think कि they need to understand all these concepts? I mean जो भी भगवद गीता में किया है, एंड देन जो भी आप बता रहे हो कि ह्यूमैनिटेरियन फॉर एग्जाम्पल इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ह्यूमैनिटी रहना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल एट व्हाट एज ऑफ ह्यूमन्स लाइफ डू यू थिंक दे नीड टू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट ऑफ व्हाट इज ह्यूमैनिटी इन स्पेसिफिकली, एंड देन इन ए सेंस कि उसका डेफिनेशन फ्यूचर में कभी बदल ही नहीं जाए, ताकि उसका ह्यूमैनिटी के ये कि अच्छा ह्यूमैनिटी यही होगा, ताकि 10 साल का बच्चा यही मानेगा कि अच्छा ह्यूमैनिटी यही होगा, एंड देन 50 साल का लोग मानेंगे ह्यूमैनिटी भी यही होगा। तो व्हाट एज ऑफ ह्यूमन्स लाइफ डू यू थिंक दे नीड टू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट्स? सी बहुत सही आपने चीज कही कि हमको बाय बर्थ, यानी जैसे इंसान पैदा होता है तभी से हमारा माहौल जो है, व्हेन यू से द योर सर्कल, आपका सर्कल, हमारा सर्कल ही ऐसा होना चाहिए या बनाना चाहिए कि जिसके अंदर में ये ख्याल हो, दे ऑलवेज थिंक अबाउट द आफ्टर, हमारे बाद में आने वाले को हम क्या फैसिलिटेट कर पाएंगे। एक जैसे बच्चा होता है, छोटा सा बच्चा है, और उसको हम पहले से ही सिखाएंगे कि सी बेटा किसी को तकलीफ ना हो ऐसी चीज करना, रास्ते में कोई चीज पड़ी है उसको साइड पे हटाना, बहुत छोटी छोटी चीज है ये, समझ लेना। अब उसका ग्रो जैसे जैसे होगा ना, वो ऐसे ऐसे उस ह्यूमैनिटेरियन के चीजों को समझ के बड़ा बड़ा भी करने लगेगा। और मान लो कि हमारी लाइफ तो लिमिटेड है, 60, 70, 80 व्हाटएवर, 100 इज अ वेरी गुड लाइफ, राइट। तो उसके बाद बाकी के 1000 साल वालों के लिए भी मैं कौन सी ऐसी चीज करके जाऊं जिसकी वजह से फॉर दैट पर्पस मुझे मेरी लेगेसी छोड़नी है। मैं ये समझ रहा हूं कि मुझे वर्ल्ड को बचाने के लिए, ग्लोबल वार्मिंग को रोकने के लिए मुझे कुछ करना है, तो मैं क्या करूंगा? अगर मेरे पास कुछ नहीं है तो मैं चलो झाड़ बो लेता हूं, 10 झाड़ बो लिए मैंने, दैट आई कैन डू इट। अब वो अंदर में अंदर और जिज्ञासा होगी तो दूसरे आपको 10 मिल जाएंगे, लाइक माइंडेड पीपल। यार क्या कर रहा है श्रीकांत? तो कि यार ये देखो ना यार, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मेरे पास कुछ है नहीं, लेकिन मुझे वर्ल्ड को बचाना है। अच्छा वर्ल्ड को बचाना है, चलो वो थोड़ा टाइम लगेगा ग्रोइंग होने में आपको, लेकिन एक बात समझना कि वो चीज कभी भी बेकार नहीं जाएगी। सो यू स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग। अब हमारे तो 25 हो गए, मेरे 52 हो गए, तो हमारे बाद में आने वाली जो नस्ल है, यानी हमारे बच्चे होंगे, तो उसको पहले से ये एथिकल चीजें जो है ना, उसको बोर्निंग करना शुरू कर देना पड़ेगा। अच्छा हम किसी को रोक नहीं सकते, हम इतने ताकतवर नहीं है। देखो बहुत इजी है भाई, हमारा ईमान का दर्जा, यानी हम लोग क्या समझते हैं, हाथ से रोक लूं ना तो बोल के रोक लूं ना, वो भी नहीं कर सकता। मैं किसी को बोलूंगा और कोई मेरे पे मुझे तकलीफ दे देगा, या हाथ से रोकूंगा तो वो मुझे मार देगा, कोई गलत चीज हो रही है तो, राइट। कम से कम उसको अपने दिल में वो चीज खराब है वो तो समझ लेना है। द लास्ट कैटेगरी ऑफ नॉन ह्यूमैनिटेरियन का, हम तो इतने तो अक्ल वाले हैं कि हमको पता चल रहा है कि कोई जगह पे एक इंसिडेंट हुआ था मेरे बच्चे के साथ में, वो यहां पर दोहराऊंगा। मेरे अफान मेरा लड़का है, ही वॉज इन सर 11th क्लास, लेकिन
पहले से हम लोगों का ये कि भाई ज़ईफों की मदद करना, जो अंडर प्रिविलेज है उनकी मदद करना, जिसको समाज ने धुतकार दिया है उनके पास में। मैं इसलिए कह रहा हूं कि वो लास्ट वाला जो चीजें हैं उसको हम लोग नजदीक में लाएंगे तो समानता काफी हो जाएगी हम सबके अंदर में। सो ये मैं उनको टीचिंग होता रहता था। तो एक दिन ऐसा हुआ कि वो एक बुक लेके आ रहा था उसकी बाइक पे, तो एक बुढ़िया के ऊपर में कुछ लड़कों ने कुछ कचरा डाला और वो कचरा उस बुढ़िया के ऊपर में गिरा और वो बहुत जोर से चिल्लाई और रात के 8:30-9 बजे थे, वो क्रॉस हो रही थी रोड। तो इसने देखा तो उसने क्या किया, गाड़ी रोका और पहले तो बुढ़िया को पकड़ा, उसको साइड पे रखा, फिर उन लोगों को कहा कि यार आप लोग क्यों ऐसा कर रहे हैं। बस इतना ही वाक्य था इसका कि आप लोग क्यों ऐसा कर रहे हैं। लेकिन चूंकि वो लोग या तो कोई नशे में थे या कुछ भी था, उन्होंने अफवान को इतना मारा कि ही गॉन लाइक अ डेड। मैं फोन रखता नहीं था, उसके बाद मैंने फोन रखना शुरू किया, अदरवाइज मैं फोन नहीं रखता था पहले। 2006-7 तक मेरे पास फोन ही नहीं था। तो फिर उसके बुलाया, उसके मामा को कहीं से फोन किया, उसने उसको अस्पताल ले गए, वो पूरा ब्लडिंग में है। फिर मैं गया पुलिस स्टेशन और पुलिस स्टेशन में मैं बैठा और मैंने कहा कि मुझे कोई केस या इससे मतलब नहीं है, मुझे सिर्फ यही एक चीज, आज भी वो स्टेटमेंट मेरा लिखा हुआ है, मुझे सिर्फ एक ही प्रॉब्लम है कि अगर इसके दिमाग में ऐसी चीज आ गई कि मैंने किसी बुढ़िया की मदद की, इसकी वजह से मुझे ऐसा करना पड़ा, तो जिंदगी में कोई अच्छा काम करूंगा, होता है ना ऐसा। तो वो चीज निकालने के लिए हम लोगों ने सबने मिलके उसके ऊपर में जो साइकोलॉजिकल ये किया। आज भी वो बहुत अच्छी सेवा कर रहा है, यानी खाली काम ही नहीं कर रहा, ही इज ए बी इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, लेकिन वो सेवा का काम भी आज भी ही इज डूइंग इट। सो कहने का मतलब कि हमको ऐसा हमारे बच्चों में भी डालना पड़ेगा और ऐसी चीजें आए तो रोक सके तो हाथ से, न तो मुंह से, नहीं तो फिर लास्ट में हमारा जो श्रीकांत भाई दिल से तो उसको बुरा समझेंगे, तो अच्छे बात के ऊपर मेरे ख्याल से हम लोग आ सकते हैं। और लेगेसी छोड़ना है, आपको अपनी लेगेसी छोड़ना है। मेरे ख्याल से आप इसीलिए हम लोग यहाँ पर हैं। IIM अहमदाबाद में एडमिशन का मिल जाना, यहाँ पर पढ़ाई का करना, यानी यू हैव स्टार्टेड योर बिगेस्ट जर्नी ऑफ द वर्ल्ड। कल आप लोग, हकीकत में मैं कह रहा हूं सर, दिस पीपल विल बी द बिगेस्ट पीपल। मैं दुआ भी कर रहा हूं कि ये लोग ऐसी जगहों पे होंगे कि जिस जगह के ऊपर में देख के हम लोगों को, इनके फैमिली को और पूरे देश को गर्व महसूस होगा इंशाल्लाह। गुड आफ्टरनून सर। मेरा नाम शुभम है। तो मैं आपके वेबसाइट के गो थ्रू कर रहा था, तो उधर लिखा है डॉक्टर फारूक जी पटेल, एंटरप्रेन्योर, लीडर, फिलांथ्रोपिस्ट। तो आई वुड लाइक टू आस्क द क्वेश्चन टू एंटरप्रेन्योर फारूक जी पटेल। सर, आपका स्टोरी वाज वेरी मोटिवेटिंग एंड पर्सनल लेवल पे भी मैं थोड़ा बहुत रिलेट कर पा रहा था बिकॉज ऑफ माई बैकग्राउंड। सो आपने आदित्य को बोला कि इंसान का अच्छा करो, पैसा आ जाएगा। बट आई फील कि ये मतलब उतना इजी नहीं है जितना इजी आपने ये इजीली बोल दिया कि अच्छा करो पैसा आ जाएगा। बट जो एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट है, जो स्ट्रेटेजी, जो थिंग्स दैट यू लुक इन अ बिजनेस, इन अ सक्सेसफुल बिजनेस, सो आई वुड लाइक टू आस्क यू अ टू-fold क्वेश्चन behind for your next venture other than the philanthropic part, what are the things that you look for? And दूसरा भाग होगा कि आपने बहुत सारा वेंचर्स में पार्ट लिया होगा, तो आपको कभी फेलियर का सामना करना पड़ा है क्या? या फिर एंड आई होप कि मे बी करना पड़ा होगा बिकॉज यू हैव सच अ लेंथी एक्सपीरियंस। आपने सामना कैसा किया, आपने ओवरकम कैसा किया? क्या नाम बताया आपने? शुभम। शुभम, बैठो। फेलियर, मैंने अभी ही एक जगह पे मैंने कहा कि फेलियर वर्ड जो है वो मेरे लिए मौत है। एक्सपीरियंस बहुत किया मैंने, गेन बहुत किया, और ऐसा देखा है मैंने, आप नहीं बिलीव करोगे लेकिन ये सच है कि 2001 मेरा घर 5,000 रुपये से चलता था। 2001 की बात कर रहा हूं। 2006 मेरा घर 15,000 में चलता था। और फेलियर जो आप कह रहे हैं ना, 1999 में ऐसी स्थिति थी कि 0, 94 में शुरू हुआ, 99 में 0, वापिस से घर गया। फादर नौकरी करते थे, 1500 रुपये के रेंट उन्होंने दिया, ट्रक का भाड़ा, जब जाके मैंने अपना सामान खाली करवाया। सो जिसको आप फेलियर कहते हो, मैं उसको एक्सपीरियंस गिनता हूं, लेकिन उससे बहुत सारी चीजें मुझे सीखने को मिली। देन कम अगेन, फिर से शुरू किया,
मोबाइल कम्युनिकेशन का काम फिर से एक पीक पे गया। 16 स्टेट के अंदर में मेरी ऑफिस थी, 16 राज्यों में। 2008 में फिर से 0, फिर से स्टार्ट जर्नी की। सो आई एम हियर। तो फेलियर को एक्सपीरियंस के तरीके से लेना एक, दूसरा कि मेहनत से कभी भी पीछे नहीं हटना, उसका कोई दुनिया में विकल्प नहीं है। और सबसे बड़ा जो मैंने कहा वो कि कहीं पर भी किसी को भी आज तक ईश्वर की कृपा से कोई ब्लैक डॉट नहीं है, न किसी भारतीय संस्था का, न किसी बैंक का, न किसी इनकम टैक्स का, न किसी जीएसटी का, कोई भी जगह पे नहीं। यानी ये भी तो एक इंसानियत का काम है ना भाई। तो ये चीजों को भी ख्याल में रखना है। क्रेडिबिलिटी कभी भी लूज मत करना, सब एक्सपीरियंस के अंदर क्रेडिबिलिटी लूज मत करना, नहीं तो आपका एंटरप्रेन्योरशिप का सपना सपना रह जाएगा। अगर क्रेडिबिलिटी लूज किया तो वंस यू लूज इट, ये वापिस से 99 पे वो सांप सीढ़ी की गेम की तरह वो 2 पे लाके रख देगा। फिर चढ़ाई करो। क्रेडिबिलिटी लूज नहीं करोगे तो आप स्लोली ऑर्गेनिक ग्रोथ में, जिसको ऑर्गेनिक कहते हैं, ऑर्गेनिक ग्रोथ में भी हम लोग आगे तो बढ़ते ही रहेंगे। मेरा ये समझना है कि एंटरप्रेन्योरशिप जो है वो इंसानियत के काम के लिए ही आप शुरू करोगे ना, तो उसमें ग्रोथ बहुत फास्ट है। आप समझे? ऐसा काम करो कि जिससे आपको, सी देयर इज सो मेनी बिजनेसेस, देयर इज सो मेनी थिंग्स, उसका भी आप काम कर ही सकते हैं, जिसको दुनिया शायद लीगल भी कहती है, लेकिन हम लोग उसको इलीगल कहते हैं या नहीं, दिमाग में नहीं आता है। बहुत सारी चीजें ऐसी है गवर्नमेंट की तरफ से ओके है। अब अमेरिका जाओगे जो जुआ खाना ओके है, आप समझ रहे हो मेरी बात को, लेकिन हमारे यहां पर वो ओके नहीं है, या मेरे यहां पर वो ओके नहीं है। तो वो भी तो हमको समझना चाहिए कि व्हाट इज द ट्रूथ, व्हाट इज दिस सेज, ये क्या कह रहा है, उसको भी थोड़ा ध्यान में रखना है। यू अंडरस्टैंड? यहां पर क्या हो रहा है उसको ध्यान में रखना है। यानी ऐसा ना हो जाए कि हम मॉडर्न एजुकेशन में इतने खो जाए कि हम हर चीज को लीगल समझ के एंटरप्रेन्योरशिप और पैसे के आ जाना, दैट्स नॉट अ सुख। हमारी मौत को मात देना सुख है, और मौत को मात एक ही तरह से दे पाओगे, एक ही तरह से शुभम, कि आपको इंसानियत का काम, सबसे लॉन्ग लाइफ भी इंसान ही रहने वाला है दुनिया में। दुनिया कब तक है? टिल व्हेन? एक आदमी रहेगा तब तक दुनिया है, नहीं तो फिर दुनिया ही नहीं है। तो वी हैव टू डू फॉर देम। सो आई थिंक आई हैव कन्वेड द थिंग्स। लास्ट में मैं कहूंगा कि आई फील वेरी वेरी प्राउड ऑफ यू पीपल, कि आप लोगों ने मुझे इस तरह से सुना जैसे कोई प्रोफेसर हो, जैसे कोई बड़ा आदमी हो। तो मुझे तो इतना अच्छा लगा है कि मेरी जिंदगी का ये रिकॉर्डिंग जो है, मेरे बच्चों के बच्चों के बच्चों के बच्चे हैं, यानी मेरी नस्लें ये चीज को देखेगी, और आप लोगों के सबके चेहरे भी देखेगी। आखिरी में मैं कहूंगा कि यकी महकम अमल पे हम मोहब्बत फातह आलम, यकी महकम अमल पे हम मोहब्बत फातह आलम, जिहाद जिंदगानी में यही मर्दों की शमशीर है। अर्थात यकीन आपका मजबूत होगा। यू अंडरस्टैंड? मजबूत होगा, यकीन मजबूत होगा। अमल पे हम, यानी हम कार्यरत होंगे उस यकीन के ऊपर में, हम कर्म करेंगे उस यकीन के ऊपर में। मोहब्बत फातह आलम, दुनिया को फतह करने के लिए मोहब्बत से हम अगर काम करेंगे, यकीन मानो कि इंसान की या मर्दों की सबसे बड़ी तलवार ही ये है, मोहब्बत, मोहब्बत एंड मोहब्बत। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर।